उसका इस्तीफा हो नेतन्याहू का, ये कह करके जेरूसलम जल्द से निकल रहे हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको लड़ना फिलिस्तीन। अब जो दुनिया की सब समाज की ताकतें हैं वो कितनी बेबस और लाचार है कि यूएन का रेजोल्यूशन भी इंप्लीमेंट कराने की औकात और हैसियत अमेरिका और ब्रिटेन की नहीं है। एक तरफ वो हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं कि नहीं युद्ध समाप्त करो। अब ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। मैं एक नई जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अब ये उनके बीच में आर पार का युद्ध है और हमास जो है उसका बच्चा बच्चा मरेगा, लेकिन युद्ध में वो उसके सामने घुटने टेकने वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा कर वो यासर अराफात साहब के दिन गए। मैं कभी 1978 में मैं उनसे मिला था और जब वो हिंदुस्तान में आए तब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मैंने लगभग कोई 100 के करीब एमपीज को बुला करके उनका खैर मकदम उस जमाने में किया था। लेकिन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला, जब वो पीस वार्ता में लग गए, तब उनकी शक्ति कम होती चली गई और उनकी मौत के बाद ये लावारिस आंदोलन हो गया। लेकिन आज वहां का जो स्वाभिमानी नौजवान है वो गुलामी में और नंबर 2 का नागरिक बन करके रहना नहीं चाहता, वो मरना पसंद करता। लड़ाई की असली वजह ये। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार भी हो, यूएन हो और सिविल सोसाइटी हो, उनको हमास के साथ बात करनी पड़ेगी। आप इससे बात नहीं करते, आप आईएस से बात नहीं करते, आप इससे बात नहीं करते, आपने तालिबान से बात नहीं की क्या? तो हकीकत आज की तारीख में हमास उनके द्वारा जो किलिंग हुई है, मैं उसका समर्थक नहीं, लेकिन इसकी आड़ में जो पूरी की पूरी कौम को खत्म किया जा रहा है उसकी भी कौन प्रशंसा कर सकता? तो हिंदुस्तान में कुर्बान भाई, आप जैसे विद्वान लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हों, जनमानस बने, ये सही है। जैसे और मुल्कों में जिस तरह से लोग खड़े हुए, यहाँ कम खड़े, और जो सिविल सोसाइटी है वो भी कम खड़ी हुई। और माफ करना, जो मुस्लिम भाई हैं वो भी कम खड़े, और सवालों पे खड़े होते हैं, इसलिए क्यों नहीं खड़े? ये भी जुल्म जाति का था। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के चुके जयशंकर जी, मैं भी कई दिन से बीमार, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, हम एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन फिलिस्तीन की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत में होगी। अभी 10 दिन बाद जो है 400-500 एमपीज का हुजूम इकट्ठा हो रहा है इस्तांबुल में, उसमें मुझे भी बुलाया, हम तो जा रहे हैं, को रोके। और जिस मुस्तैदी के साथ फिलिस्तीन के लोग अपनी बात रखेंगे, उसी मुस्तैदी के साथ हम उनकी हिमायत करेंगे, हम तो कोई लोग नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर, उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं बना, लेकिन लोग दुखी हैं, अफसोस में हैं। और भाई जालिम से जालिम, ये जो 30 त्योहार है, ये तो सब जो मानने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, उनको भी वो भी रहमदिल हो जाए। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे सब समाज के लोग बने कि पूरे रमजान के महीने में हिंसा हुई। और ये पहला मौका, 15 दिन की सीज फायर, ये लड़ाई आज तो है 48 से ही है, जिस दिन इजराइल बना है उसके अगले दिन से ही ये लड़ाई शुरू हो गई। और आप कल्पना करो, तीनों मौसमों में तंबुओं में 3 पीढ़ियां पैदा हुई, तंबुओं में कोई मकान नहीं, और ऐसा हमने ना सुना ना देखा। आप अस्पताल के अंदर भी जाकर लोगों को मार सकते, बैन है, यूएन रेजोल्यूशन है, वार क्राइम है। आप बच्चों को नहीं मार सकते, आप बूढ़ों को नहीं मार सकते, आप बीमारों को नहीं मार सकते, आप विद्यार्थियों को नहीं मार सकते। लेकिन वहां यूएन भी लाचार बेबस है और सब समाज। अब जितने भी हमले हो रहे हैं सारे अस्पतालों पर, जितनी भी वारदातें हो रही हैं बच्चों पे,
तो ऐसा इंसानियत का नंगा नाच, शैतानियत का नंगा नाच हमने भी हिटलर के टाइम तो हम पैदा हो नहीं। हम गए जरूर हैं कई ऐसे मुल्कों में जैसे पोलैंड है, जर्मन से लगा हुआ है, वहां पे एक बड़ा मैदान था, वहां में लोग लेके कि यहाँ 2 लाख आदमी मार दिए थे हिटलर की फौज में। ये सुने किससे हमने पढ़े, लेकिन इधर 30-40 साल से वियतनाम वार के बाद फास्ट हो हमने इस तरह का कोई सुना नहीं। मैं बहुत मजबूती के साथ, बहुत साफ गोई के साथ आपके जो पत्रकार भी थे जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, एक तो उनके हौसले की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी उन्होंने ये हौसला दिखाया जब सब लोग चुप हैं जुल्म जाति के खिलाफ। और वो जो पत्रकार हैं फिर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इनको भी सच बोलने की सजा मिली। आजकल तो पत्रकारिता में बड़ी मौज है। हमारे मेंबर बैठे हैं प्रेस क्लब के, पत्रकार होने के बड़े मौज। वो जमाने चले के जवाब वो अठन्नी का पेन लेकर के चलते, जब तो बॉन्ड ब्लांक से लिख रहे आप। अब आप रम नहीं पीते, महंगी महंगी शराबें मिलती है पत्रकारों, और हुकूमत के हक में लिखने में तो आजकल आप किराए के मकान में भी रहते, फार्म हाउसेज आपकी। ऐसे में मेरा सलाम है इन लोगों को जो सच्चाई दिखाने के लिए जिन्होंने अपनी जान वो वो ऐसे मौकों से भी परहेज कर सकते थे जहां पे गोलियां चलती। वो इंसानियत के लिए मरे, वो इन सवालों के लिए मरे जो फिलिस्तीनियों के सवाल हैं। और भाई हमने कहीं पढ़ा इनका अपना सिख भाई गुरु गोविंद सिंह साहब का कि जो लड़े दीन के संग 16 सोई बहादुर वही है जो गरीब के और दीन दुखिया के साथ खड़ा और उनके लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का मौन जरूर उन पत्रकारों के लिए और उन लोगों के लिए जो वहां पे शहीद हुए बेवजह, जिनकी एक छोटे से घर की तमन्ना नई 70 साल पूरी हुई 1948 से। और अपनी बात खत्म करूंगा महात्मा गांधी के इस वक्तव्य के साथ जिसके हम मानने वाले। महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। ये महात्मा गांधी ने कहा, हम उनके मानने वाले हैं। इसीलिए गांधी के इस वक्तव्य के साथ अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हुए और सारे शहीदों को सिजदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केसी त्यागी साहब का। आप जेडीयू के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक राज्यसभा एमपी हैं, और जो कमेटी रही है अमनो सलामती की इंडिया और पलस्टाइन के बीच, उसको आपने लीड किया है। सदर रहे, पूरी तफसील उन्होंने बताई और पूरे मुद्दे पर तफसील से बात रखी है। एनडीए हुकूमत है, उसके आप मेंबर हैं, उसके एक पार्ट हैं, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस तरह बात रखी है जिससे वाज़ेह जाता है कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत का रवैया रहा वो तो कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ रहा। जैसे हमने देखा कि जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई तो पहली मरतबा इंडिया का हाजिर रहा, दूसरी मरतबा इंडिया ने जंगबंदी के फेवर में वोट किया। इसी तरह इंडिया से 2-3 मरतबा गजा पट्टी के लिए इमदाद भेजी गई है। लेकिन जो राइट विंग ग्रुप है या जो एक तबका है हुकूमत का, मीडिया या दूसरा तबका, जो हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ छवि पेश करना चाहता है, जो चाहता है कि इंडिया पूरे तौर पर इजराइल के सपोर्ट में दिखे, तो लोगों ने सरकार की इस तरह से तस्वीर बनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां हम ये इल्जाम देते हैं हुकूमत को, पुलिस को, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की, आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी, वहीं कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कोशिशें नहीं की उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, तो उस तरह उन्होंने नहीं किया। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं और हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं मारूफ दानिश्वर, पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब। आप अलीगढ़ में थे,
आपकी वहाँ मीटिंग थी, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ लाए सीधे वहाँ से यहाँ, और आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। आप तशरीफ लाएं और अपने सदारती खिताब से हम सबको महसूस करवाएं। स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिबान आज़ाद, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उन तमाम ख्यालात की तायीद करता हूँ जो यहाँ पर जाहिर किए गए, और मुझे बुनियादी तौर पे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि शिकायत अगर हमने की है तो अपनों से की है, और कुछ बेहतर चाहते थे, हम ज़्यादा चाहते थे, इसलिए हमने की है कि जो देखने को नहीं मिले। लेकिन माफ कीजिएगा, एक बात मैं ऑफिस मायूसी के अंधेरे में रोशनी के कुछ नमूने भी हमारे सामने आए हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1907 अक्टूबर से पहले दुनिया जिस तरह फलस्तीन के मसले को देखती थी, आज उस तरह से फलस्तीन का मसला नई दुनिया में नए अंदाज से सामने आया है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे कहा गया साउथ अफ्रीका, स्पेन के अलावा 3 दूसरे यूरोपीय ममालिक, ये तमाम के तमाम जो हैं, इसके अलावा जनूबी अमेरिका के अंदर जिस तरह से चीजें पेश की जा रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, और अमेरिका जैसा इजराइल नवाज, बल्कि माफ कीजिएगा, इसराइल का गॉडफादर वही है, मेंटोर वही है, उसको मजबूर होना पड़ा कि वो एक तरह से वीटो का इस्तेमाल ना करे। मैं बुनियादी तौर पे वीटो के मुखालिफ, बहुत ईमानदारी से अर्ज करता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी मामले में 50% वोट यूनाइटेड नेशंस में किसी मसले की हिमायत में या मुखालफत में डाले जाए तो फिर उस पर वीटो नहीं होना चाहिए, और वरना इसलिए कोई फायदा नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं। जहां तक सवाल आज के इस जलसे का है, हम इसमें 138 सहाफियों ही को खराज अकीदत पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि माफ कीजिएगा, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंडियन प्रेस क्लब को और दिल्ली की इस सभा को, जिसके अंदर के लोग जमा हैं, और वो बुनियादी तौर पे अपने हम कलम साथियों को, जिन्होंने अपनी जानें एक मकसद के लिए दी हैं, उनके को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद। और दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये अर्ज करनी है कि हिंदुस्तान में, जैसा कि अभी हमारे दोस्त शम्स तबरेज कह रहे थे कि हिंदुस्तान का रवैया मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ रहा है, लेकिन वो बिलाखिर उसने इस बात के लिए कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरीके से फलस्तीनियों के साथ दिखाई दे। इस मुल्क में हर तरह के लोग बसते हैं, माफ कीजिएगा, दुनिया में बसते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब अरब मुल्क जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपना रोल अंजाम देने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो आप हमसे क्यों उम्मीद रखते हैं और क्यों उसका तकादा करते हैं। लेकिन ईरान ने और हिंदुस्तान के लोगों ने जिस तरह से फलस्तीन के मसले पे शुरू से गांधी के जमाने से लेकर आज तक, अभी हमारे त्यागी साहब ने गांधी जी को कोट किया, मैं समझता हूँ गांधी जी का वो बयान जो है कि जिस तरह बरतानिया बरतानवियों का है, जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इसी तरह से फलस्तीन फलस्तीनियों का है। ये बुनियादी तौर पे वो आवाज है जो हिंदुस्तान ही से उठ सकती थी और कहीं से नहीं उठ सकती। और इसके लिए हमें बुनियादी तौर पे आज भी ये चाहिए कि हम गांधी जी की इस आवाज को आवाज से, अपनी आवाज से मिलाएं और दुनिया के सामने ये बताएं कि हम बुनियादी तौर पे इजराइल के मजालिम के खिलाफ हैं।
और माफ कीजिएगा, मैं इजराइल के खिलाफ खाली नहीं, मैं बुनियादी तौर पे अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ भी हूँ, जो कि बुनियादी तौर पे बातें तो एक तरफ जंगबंदी की करते हैं, लेकिन साथ में इजराइल को हथियार बेचने में कोई तकल्लुफ नहीं करते हैं, और सिर्फ बेचते नहीं हैं बल्कि उसको इमदाद के तौर पर भी। इसलिए इसके ऊपर भी हमें तनकीद करनी चाहिए। एक बात की तरफ मैं और इशारा करना चाहता हूँ कि यासिर अरफात का नाम लिया गया। यासिर अरफात के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। यासिर अरफात ने बुनियादी तौर पे पिस्तौल छोड़कर जैतून की शाख को उठाया था और अमन के सफीर बने थे। ओस्लो से लेके अमेरिका तक उन्होंने बुनियादी तौर पे 2 रियासती हल को तलाश करने के लिए अपनी योगदान दिया था, और उस पर अमेरिका की सरजमीन में फैसला हुआ था। उसके नतीजे में अमेरिकी सदर को, इजराइल के वजीर आजम को और यासिर अरफात को नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन बुनियादी तौर पे आज अमेरिका को जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा, और वो इसलिए देना होगा कि वो मुआहिदा जो आपकी सरजमीन पे आपकी कोशिशों से हुआ उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, और उसकी मुखालफत अमेरिका, इजराइल किस तरह कर रहा है, अमेरिका को इसका भी जवाब देना है। माफ कीजिएगा, मैं बुनियादी तौर पे फलस्तीनियों में को जिस तरह से मैं उन्हें आप हमास के रोल पे बात कर सकते हैं 7 अक्टूबर के हवाले से, लेकिन आप किस तरह से नजरअंदाज करेंगे 32,000 से ज्यादा मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े और दूसरे लोगों की शहीद किए जाने को। आप किस तरह क्या नजरअंदाज करेंगे जो कुछ के हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में हो रहा है। आप किस तरह से नजरअंदाज करेंगे जो कुछ के दमिश्क के अंदर क्या में ईरान के सिफारत खाने पे इजराइल ने किया है। इन तमाम चीजों के लिए हमें बुनियादी तौर पर एकजुट होना चाहिए। और देखिए, इस मुल्क में जो लोग के इजराइल के हामी हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो जो बोलते ज्यादा हैं, जोर से बोलते हैं, इसलिए होता है। हमें भी अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहिए और बुनियादी तौर पे डर से और खौफ से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हक बुनियादी तौर पे सरबुलंद होता है और हक का साथ देने वाले दुनिया में सुरखरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।